Welcome to our YouTube channel Sociology Sense। हम बात कर रहे थे अपने थर्ड चैप्टर की, जो है सोशल इंस्टीट्यूशन देयर कॉन्टिन्यूएशन एंड चेंज। हमारी जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है अनेक संस्थाओं द्वारा बंधी हुई है, जो सामाजिक परिवेश है उसको बांधे रखती है। तो अनेक संस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से हम बात कर रहे थे जाति व्यवस्था की, जो कि भारतीय समाज में एक अहम रोल अदा करती है, एक अलग से महत्व रखती है। तो जाति व्यवस्था एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है, यानी कि सामूहिकता को एकजुट बना कर रखती है। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि उपनिवेशवाद के दौरान जाति का स्वरूप क्या था। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें जातीय भेदभाव नहीं था, यानी कि एक वर्ण व्यवस्था अवश्य पाई जाती थी, जिसमें यह नहीं था कि व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर वहीं रुका रहेगा। नहीं, जिसको जितना ज़्यादा ज्ञान है वो अपना स्थान उसी के अकॉर्डिंग प्राप्त कर सकता था, यानी कि समय रहते वो अपने हर तरह से ज्ञान को बढ़ाकर अपनी स्थिति को चेंज कर सकता था। लेकिन भारतीय समाज में उपनिवेशवाद से पहले जाति का स्थान वर्ण ने ले रखा था, लेकिन जैसे ही उपनिवेशवाद का प्रवेश हमारे भारत में हुआ, उसी समय से जाति ने अपना एक कठोर रूप धारण किया, यानी कि वर्ण का जो स्थान था वो धीरे धीरे जाति में चेंज हो गया। और ये किसके कारण हुआ? उपनिवेशवाद के कारण। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हमारे से कोई लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ हमारे ऊपर अपनी हुकूमत चाहिए थी। तो इसी को हम पढ़ेंगे कि मेन क्या ऐसे रीजन रहे जिनके द्वारा जाति ने अपना कठोर रूप धारण किया। भारतीय समाज में उपनिवेशवाद से पहले जाति के स्थान पर वर्ण द्वारा समूह का वर्गीकरण होता था, लेकिन औपनिवेशिक काल में जाति की संस्था में बहुत से आधारभूत बदलाव आए। यानी कि जो जाति है उसमें किस प्रकार से बदलाव आए। ब्रिटिश प्रशासन भारतीय समाज को संपूर्ण रूप से समझना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, देश पर कुशलतापूर्वक शासन कर सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसी उद्देश्य से उन्होंने जातीय व्यवस्थाओं की जो जटिलताएं थी, जो उनको समझ नहीं आती थी, उनको जानने का प्रयास आरंभ किया उन्होंने। इसी के तहत देश में विभिन्न जातियों व जनजातियों की प्रथा और तौर तरीकों के बारे में ब्रिटिश सरकार ने बहुत अधिक सुव्यवस्थित तरीके से सर्वेक्षण कराए, यानी कि उन्होंने हर तरह से वो जानने की कोशिश की जिससे कि उनका स्वार्थ हल हो सके, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाति के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि इसी के द्वारा वो हमारे अंदर मनमुटाव पैदा कर सकते थे। इसी के आधार पर हमें उच्चता और निम्नता में बांट कर हम सभी को वो बांट सकते थे, हमारी जो यूनिटी है उसको तोड़ सकते थे, जिसके लिए उन्होंने जाति को अपना हथियार बनाया और लोगों को पाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस काम को करने से पहले उन्होंने इसकी जो नींव है उसके बारे में पहले जाना, जिसके लिए उन्होंने अनेक रिसर्च करवाई, यानी कि अनेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, अनेक सर्वेक्षण करवाए, अलग अलग तरह से पूछताछ की उन्होंने, जिससे उनको पूरी तरह से हमारी सामाजिक व्यवस्था पता चल सके और वहाँ से जो कमियां हैं उनको वो उठा के अपना हथियार बना सके। तो इसी आधार पर उन्होंने सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के आधार पर ही जातीय व्यवस्था के अनेक लिखित परिणामों की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे अहम रोल रहा रिजले का। यानी कि हर्बर्ट रिजले वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1901 में हमारे भारतीय समाज की जनगणना का लिखित दस्तावेज तैयार किया, जिसके बाद जो जातीय आधार पर व्यक्तियों का बंटवारा किया गया था उसको लिखित रूप दे दिया गया और उसी के आधार पर उन्हें हमेशा के लिए उसी जाति में उसी दर्जे में
रखा गया और एक इंस्ट्रक्शन दी गई कि कोई भी अपनी जाति को अब चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर एक लिखित आंकड़ा तैयार हो चुका था। और आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी कागज पर किसी चीज़ को उतारते हैं तो उसको साफ करना इतना आसान नहीं होता। तो ठीक यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन ने भी करके दिखाया। जाति व्यवस्था को जानने के लिए सबसे सुचारू तरीका जनगणना को समझा गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने सबसे जो अहम भूमिका अपनी दिखाई वो जनगणना के द्वारा दिखाई, जिसके द्वारा उन्होंने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की भारतीय समाज के बारे में। वो किस तबके से हैं, क्या स्थिति है, इस तरह की हर तरह की, यानी कि हमारी आर्थिकी, सामाजिक, राजनीतिक हर परिवेश के बारे में उन्होंने जनगणना के द्वारा पता किया, जिसे 1860 के दशक में शुरू किया गया था। लेकिन 1881 के बाद उसे हर 10 साल के बाद लगातार रूप से चलाया गया। और 1901 में हर्बर्ट रिजले ने जाति को एक ऐसा प्रमाण बना दिया कि उसको अब चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको एक फिक्स पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि जो व्यक्ति फर्स्ट पावदान पर थे वो फर्स्ट में ही रहेंगे, जो सेकंड पावदान पर थे वो सेकंड पर ही रहेंगे, जो थर्ड थे वो थर्ड में ही रहेंगे। और यानी कि एक सामाजिक क्रम के आधार पर हमारे सामाजिक व्यवस्था को बांट दिया, जिससे क्या है कि आपसी मनमुटाव ही होने शुरू हो गए, जिससे भारतीय समाज की एकजुटता में दरार आनी शुरू हो गई, जो कि ब्रिटिश सरकार पहले से ही इस मकसद को अपना उद्देश्य मान बैठी थी। यानी कि उनका मेन उद्देश्य या मकसद यही था कि वो किस प्रकार से भारतीय समाज की जो कमियां हैं उनको पकड़ सके और अपना हथियार बना सके, जिससे हर तरह से जो सत्ता है उनके हाथ में आ सके। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था के जो लिखित परिणाम है वो 1901 से शुरू हुए, और शुरू करने में जो अहम हाथ रहा, मेन हाथ था, वो था हर्बर्ट रिजले का। अब इसी आधार को उन्होंने कल्याण का भी नाम दिया। वो कैसे? जो आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमारे प्राचीन भारतीय समाज में शुरू से ही है, नहीं। इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश प्रशासन द्वारा एक हमदर्दी अपने लिए जुटाने के लिए इन वर्डों का प्रयोग किया गया। तो वो किस प्रकार से किया गया यही जानते हैं। औपनिवेशिक सरकार ने अपने अंतिम समय में पद दलित, यानी कि जब वो उनके जाने का टाइम लगभग हो चुका था, यानी कि भारतीय समाज उनकी हर ट्रिक जान चुका था, तो उसी के आधार पर उन्होंने खुद को ऊपर बनाने के लिए एक पहल की, और जिसमें उन्होंने सबसे कमजोर कड़ी को चुना, और वो थी दलित वर्ग। इनके पद दलित जातियां, जिन्हें उस समय दलित वर्ग कहते थे, कि कल्याण में रुचि लेना स्टार्ट किया। इनकी एक हमदर्दी दिखाई कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हम पीछे नहीं रहने देंगे। लेकिन अगर इस बात को हम देखें तो पीछे भी तो उन्होंने श्रम ही किया ना, क्योंकि हमारे समाज में तो ये बंटवारा था ही नहीं। जो निम्न है वो उस पे भी जा सकता था, लेकिन जैसे ही इन्होंने हमारी जनगणना करवाई, आंकड़े तैयार करवाए या उनको लिखित रूप दिया, तो उसके बाद ही तो दलित वर्ग की उत्पत्ति भी हुई ना। और दलित वर्ग जब बना उसके बाद ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को इन्होंने अपने अनुसार नाम दिया। तो दलित वर्ग जिसे हम कहते थे कि कल्याण में ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी रुचि दिखाई, और अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा जो सरकार है क्या चाहती थी कि जो निर्धारित जातियां और जनजातियां हैं उनकी सूचियां बनाई जाएं, और सूचियां और अनुसूचियां भी तैयार की जाए, जिससे अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातीय शब्द दिया जाए, यानी कि एक अलग से पहचान दे दी जाए कि ये दलित लोग हैं, ये कमजोर वर्ग है, इनको सहायता की ज़रूरत है, जिसका नाम उन्होंने कल्याण दिया कि इनका कल्याण होना बहुत जरूरी है। इस तरह अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातीय शब्द अस्तित्व में आए।
जातिवादी क्रम में जो जातियां सबसे नीचे थी, जिनके साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, जिनमें सभी अस्पृश्य, अस्पृश्य किसे बोलते हैं हम, जो अछूत होती है, जिन्हें हम छूना भी पसंद नहीं करते, जातियां सम्मिलित थी, उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया, जिन्हें हमारे शूद्र भी कहते हैं। तो वो क्या हैं? इन्होंने उनको निम्न जातियों में डाल दिया। ये इनकी एक असहाय जाति बना दिया कि जो अपना खुद अस्तित्व ना बना पाए, वो दूसरों पर निर्भर रहे, एक हमेशा सहायक उनको साथ चाहिए, यानी कि वो अपना जो गुजारा वो श्रम ना करके दूसरे पर निर्भर रहकर अपना गुजारा कर सकते हैं। वो उनको एक इस तरह की पहचान दी, एक मानसिकता इस तरह की प्रदान की कि तुम निम्न हो, जिससे हमारे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। उसने अपने पैर धीरे धीरे और भी ज़्यादा जमाने शुरू किए। इसमें जो मेन रीजन रहा कि ऐसा हमारे देश में क्यों हुआ, इसका मेन रीजन था कि जो हमारे उच्च पदों पर बैठे हुए थे, उनमें चाहे प्रबंधक हो या कानून व्यवस्था हो या भू राजस्व जिनके पास था, यानी कि जो अधिकारी थे, जो अधिकारी वर्ग था, जो उच्च पोजीशन पर बैठा हुआ था, उन्होंने यहाँ पर जो लिखित दस्तावेज तैयार किए गए, उसमें उन्होंने अपनी पहचान मेन रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को पत्र भेजे कि उनका जो ओहदा है वो ऊंचा ही रहे हमेशा के लिए। इस तरह की व्यवस्था वो बनाए। क्योंकि वो भारत के होते हुए भी ब्रिटिश सरकार की कठपुतली बन के रहते थे, जिससे वो अपना स्वार्थ चाहते थे कि उनको हमेशा ही उच्च पद प्रदान किया जाए, और जिसके कारण हमारा जो भारतीय समाज है अनेक वर्गों में बंट गया।